Okay. नमस्कार, मेरे साथ आप देख रहे डेन न्यूज और आपके साथ मैं हूं तनु। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। दबंगों ने पीट कर एक युवक की ले ली जान। घटना के बाद से फरार है आरोपी। मृतक के गांव वालों में भारी आक्रोश। अखफरवा कांड में न्याय को लेकर जन पार्टी ने बनाया मानव श्रृंखला। कहा, जब तक पीड़ित को नहीं मिलेगी न्याय, जारी रहेगा आंदोलन। और वैलेंटाइन डे के दिन प्यार पे पड़ा पहरा। एक संगठन युवाओं ने रेस्टोरेंट में घुस के कपल के साथ किया मारपीट। पुलिस ने सभी को खरीदा। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरों में सबसे पहले बात करेंगे वैलेंटाइन डे की। वैलेंटाइन डे प्यार का दिन होता है। कपल्स इस दिन मिलकर एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं, एक दूसरे से अपनी भावनाओं का इजहार करते हैं। वैलेंटाइन डे को प्यार करने वालों के दिन के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। भारत ही नहीं, विश्व के कई देशों में वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। लेकिन कुछ संगठनों का इन प्यार करने वालों पे बुरी नजर रहती है और वो ना कुछ सोचते हैं ना समझते हैं और उस कपल्स की पिटाई कर देते हैं। मुजफ्फरपुर में भी वैलेंटाइन डे का जमकर विरोध हुआ। कुछ संगठनों के युवाओं ने मिठनपुरा बिग बाजार ग्रैंड मॉल स्थित एक रेस्टोरेंट में घुसकर जमकर तांडव मचाया। रेस्टोरेंट में बैठे कपल्स के साथ मारपीट की। दर्जनों की संख्या में आए युवाओं ने एक संगठन का नाम लेते हुए कई लड़कियों के बैग तक चेक किया। इन लोगों का इतना से भी मन नहीं भरा तो लड़कियों से राखी तक बंधवा दी। घटना की पूरी वारदात रेस्टोरेंट्स में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामला बढ़ता देख रेस्टोरेंट मालिक ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पे पहुंचे मिठनपुरा पुलिस को देखते ही सभी उपद्रवी मॉल से फरार हो गए। अब सीसीटीवी के आधार पे पुलिस उपद्रवियों की तलाश में जुट गई है। ग्रैंड मॉल के इस वक्त होटल पे हम मौजूद हैं, जहां असामाजिक तत्वों ने दर्जनों की संख्या में आके गेस्ट के साथ मारपीट किया है। जो गेस्ट जो कपल्स बैठे हुए थे उनके साथ मारपीट किया है। वो वैलेंटाइन डे का वो लगातार विरोध कर रहे थे। यहाँ पे क्या हुआ था उस वक्त, क्या हुआ था? या कुछ कंसर्न पर्सन आए हुए थे, 7-8 लोगों की संख्या में थे वो लोग, जो फूड कोर्ट में हमारे जो कस्टमर बैठे हुए थे उनके साथ बैठे हुए थे। वो डिनर लंच ले रहे थे। उसी बीच में उन्होंने उठा करके उसको 4-5 झापड़ मार दिए। हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला, हम गए उसको समझाने के लिए कि आप इस तरीके से क्यों कर रहे हैं, इस तरीके से आप क्यों कर रहे हैं। फिर भी हम उसको साइड किए और पुलिस को इन्फॉर्म किए। जब तक पुलिस यहाँ पे आती जब तक वो लोग यहाँ से भाग चुके हुए थे। कितने की संख्या में थे लोग? 7 से 8 लोगों के, अप्रॉक्सीमेटली 10 के करीब में थे वो लोग टोटल। क्या बोल रहे थे? कि हम बजरंग दल के आदमी हैं, यहाँ पे कोई नहीं बैठ सकता है। वैलेंटाइन डे का विरोध कर रहे थे? हाँ, वैलेंटाइन डे का विरोध कर रहे थे। यहाँ पे तो कोई वैलेंटाइन डे मना नहीं रहा है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। आप लोग पीटे उठे क्या किए आप लोग? नहीं, हम लोग किसी होटल की तरफ से कोई ऐसा नहीं हुआ। समझाया बुझाया उसको कि आप यहाँ पे इस तरह से मत कीजिए। गुड नेम प्लीज। मेरा नाम संजय कुमार। संजय कुमार जो कि होटल में कर्मी है, उनको आप सुन रहे हैं। तो देख सकते हैं तस्वीरों में जो ग्रैंड मॉल के ऊपर होटल है उसमें असामाजिक तत्वों ने घुसकर जमकर मारपीट की है। यही वो प्लेस है, वही जगह है जहां पर वैलेंटाइन डे के जो कपल्स है, कई कपल्स आकर यहां पर खाना खा रहे थे, उनको पीटा गया है। फिलहाल कई लोगों को इसमें पुलिस ने डिटेन किया है और उसकी पहचान कर रही है। सीसीटीवी के आधार पर जो असामाजिक तत्व उसके पता लगाया जा रहा है कि आखिर में कौन लोग है जो इस तरह का हरकत किया है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डेन न्यूज, मुजफ्फरपुर में बरूराज के अंडौल गांव में दबंगों ने पीट कर एक युवक की जान ले ली। घटना 2 दिन पहले की है। अहिरौली गांव के 18 वर्षीय शिव कलेश कुमार मामा के घर
खत्री महानंद से अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान दबंगों ने अंडौल गांव में उसे पकड़कर पीट कर अधमरा कर दिया। इतना ही नहीं, उसे गर्म सलाखों से दागा भी गया। घटना की जानकारी मिलते मामा ने मौके पर पहुंचकर उसकी जान बचाई और अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान सोमवार की सुबह उसकी मौत हो गई। इस मामले में अंडौल गांव के 4 लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए जांच पड़ताल में जुट गई है। घटना 4 बजे के करीब मेरे पास ग्रामीण वाले को खबर दिए। शैलेंद्र भगत के परिवार और 2 आदमी और विनोद जी से शिवचंद्र भगत खबर दिए कि आपके बगना को पकड़ के रखे हुए हैं अंडौल में, वहां से आप लोग अपने बगना को लेकर के आए। घर से जाते क्रम में वो लोग पकड़ के चोर करके मारा और बेजख्मी तरह से मार पीट के खराब कर दिया वो लोग। और बाद में लोग बोला सही सलामत है, यहाँ पे लेकर के दवा कराए उनको, और दवा कराने के बाद में सही सलामत है उस समय। अभी 1 दिन के बाद में। ये घटना कब की है? 12 फरवरी सुबह में 4 बजे ये लोग मारे हुए हैं। आपको फोन कौन कौन किए? फोन शिव कुमार महतो की है, गाँव ग्रामीण वाले को पास में। और वहाँ आप गए तो आप वहाँ क्या पाए? वहाँ पाए कि मेरे भगीना का हाथ में पूरा जला दिए हुए थे और मारपीट के लोग। आपने पूछा कि क्यों जलाए हैं? वो पूछे तो वो बोले कि थोड़ा सा 2-3 थप्पड़ मारे हुए हैं, लेकिन सबूत तो आपके साथ में दिए हैं, वीडियो जो है आपके पास, अब देख। फिर क्या हुआ उसके बाद? आप अपने घर ले गए? जी, अपने घर उस समय लेकर गए तो वो लोग बोले कि कुछ नहीं किए हैं, थोड़ा मारे हुए, लेकिन मारे हुए लोग जख्मी तरफ से मारे हुए हैं। अब देख रहे हैं। इलाज कहाँ कराए उनका? इलाज गोसाईपुर के वहाँ पे छोटा डॉक्टर है, उनसे दवा लेकर के। उसके बाद अब बच्चा फिर कहाँ यहाँ आया कि आप ही के पास? दिन भर रखे हुए थे तो उस समय सही सलामत है। यहाँ पे घर में कोई नहीं था, वो दिखाने के लिए उनका मेरी भगनी जो है पटना भर्ती थी अस्पताल में, वहाँ पे यहाँ पे घर में कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए मैं वहीं पे रखे हुए। फिर शाम को उनको ज्यादा परेशानी हुआ तो इनके पास पहुँचा दिया कि अगर कुछ हो जाएगा इसका जिम्मेदार मैं बनूंगा, इसलिए मैं इनके पास रख दिया। मेरे घर में दरवाजा नहीं है, इसके लिए। आज मृत्यु कब हुआ? मृत्यु आज 1 बजे रात को मृत्यु की हो गया है, 1 बजे रात को। आवेदन आपने कहाँ दिया है आज? आवेदन इसके बरवार थाने में एप्लीकेशन दी। आपका क्या? सोमवार को मुजफ्फरपुर श्री कृष्ण महाविद्यालय एवं अस्पताल के प्रांगण में अखफोरवा कांड के पीड़ित मरीजों को इंसाफ दिलाने के लिए राष्ट्रीय जन पार्टी, सिविल सोसाइटी एवं युवा संघर्ष शक्ति YSS संगठन के संयुक्त तत्वाधान महापंचायत एवं मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया। महापंचायत में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, बिहार सरकार से तत्काल पीड़ित परिवारों को 20 लाख रुपए का मुआवजा दिलाया जाए एवं सभी मरीजों को, उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी और आंख के बदले आंख बिहार सरकार अपने खर्चे से प्रत्यारोपण कराए। अगर ऐसा नहीं होती है तो आज इस घटना के 90 दिन बीत गए हैं। अब इस आंदोलन को मजबूती से संयुक्त रूप से आगे बढ़ाई जाए ताकि पीड़ित मरीजों एवं उनके परिजनों को इंसाफ मिल सके। हमारी राष्ट्रीय जन पार्टी और बिहार सिविल सोसाइटी और युवा शक्ति के संयुक्त तत्वाधान में आज अखफोरवा कांड में जो पीड़ित मरीज है उनके साथ, हमारे संगठन के साथियों के साथ आज महापंचायत रखा गया था और मानव श्रृंखला बनाकर हम लोग SKMCS के अधीक्षक को आज ज्ञापन दिए हैं। ज्ञापन में साफ सुथरी हम लोगों ने लिखा है, अपना मांग पत्र सौंपा है कि आप ये अखफोरवा कांड से पीड़ित है, उससे बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उनसे जो हमारे संगठन की ओर से लगातार मांग किया जा रहा है 20 लाख मुआवजा, उसको अविलंब मुआवजा दिया जाए और इनका आंख के बदले आंख दिया जाए। अगर आंख के बदले आंख नहीं दिया जाता है तो हम लोग इस आंदोलन को बिहार सरकार के पटना राजधानी में शिफ्ट करने का काम करेंगे और सरकार को झुकाने के लिए इस बात पर केवल घोषणा करते हैं आप कि तत्काल रूप से अखफोरवा कांड के पीड़ित को मुआवजा दिया जाएगा। और आज 90 दिन पूरे होने को है और इस कांड में जो पीड़ित है उनको सूद ही नहीं लिया जाता है। सरकार और जिला प्रशासन से और स्वास्थ्य विभाग से हम साफ सुथरा में आपके वीडियो के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि आप तत्काल रूप से हमारी मांग को सुने, नहीं तो ये आंदोलन उग्र रूप लेगा और हमको जेल हमारा घर है और हथकड़ी हमारा हार है। पूर्व में भी हम लोगों पर इस तरह की लड़ाई लड़ने में अनेकों मुकदमा किया गया है, हम लोगों को प्रताड़ित किया गया है, लेकिन हम लोग प्रताड़ना से, हम लोग जेल के संघर्ष से और हथकड़ी के रूपी हार से हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। और आपसे साफ सुथरा कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी इनके दर्द को सुनिए और इनके दर्द का निराकरण करें, नहीं तो हम आगे बड़ी लड़ाई के लिए आपके साथ भिड़ने को तैयार हैं। और अगर इनको मुआवजा नहीं मिलेगा तो ईंट से ईंट बजाने के मूड में हम लोग हैं। और हम लोग आज मानव श्रृंखला किए हैं और आगे उग्र आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं अगर न्याय नहीं मिलती है तो। और जैसा कि अभी हम लोग SKMCH के अधीक्षक महोदय से मिले तो
उनका ये कहना हुआ कि सरकार में बातें चल रही हैं, और उनका ये भी कहना हुआ कि आप आँख पत्थर का लगवा लें और हमें रसीद सबमिट करें, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। तो सबसे पहले तो महोदय को कहना चाहूँगा कि भीख मांगने कोई ना पेशेंट गया था ना हम लोग गए थे आपके पास, तो इतने कैपेबल हम लोग भी हैं, चाहे वो भी हैं कि कर सकते हैं। और हमें पत्थर की आँख तो चाहिए ही नहीं उन्हें, और उस पर आँख के बदले आँख और 20 लाख का मुआवजा का जो हमारा मांग है, और उन डॉक्टरों को जो अपराधी प्रवृत्ति के डॉक्टर हैं उनकी गिरफ्तारी, और रिक्वेस्ट करेंगे आपके फ्रंट बिहार चैनल के माध्यम से ब्रह्मपुरा थाना अध्यक्ष को कि थोड़ा सा जांच में कोताही ना करते हुए और हम लोगों को भी बताएं कि जांच कहां तक पहुंची है। मुख्य मांगे ये हैं कि आँख के बदले आँख, और जिन डॉक्टरों के कारण ये लापरवाही हुई उनकी गिरफ्तारी, और इनकी 20 लाख का मुआवजा। जो मोतीपुर प्रखंड के सभागार में पंचायत समिति के बैठक में कई मांगों को लेकर पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों में बीच जमकर हंगामा हुआ। विकास परियोजना में अनियमितता को लेकर जनप्रतिनिधि ने सवाल उठाया। वहीं जन वितरण प्रणाली और पशु चिकित्सा में धांधली को लेकर भी बैठक में सवाल उठाए गए हैं। बैठक में उस समय अफरा तफरी मच गया जब हरदी मुखिया मंटू सिंह ने पशु चिकित्सा पदाधिकारी से अनियमितता के बारे में पूछा तो पदाधिकारी बौखला गए। इस बात को लेकर जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के बीच तीखी बहस हो गया, जिसको लेकर सभागार में उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। इसके बाद में प्रखंड प्रमुख मालती देवी और प्रखंड विकास पदाधिकारी के हस्तक्षेप से फिर से बैठक शुरू हुआ। क्या कहेंगे महोदय से कहेंगे कि हम लोग को भी मौका दी जाए। पदाधिकारी लोग आप लोगों को समय दे रहे थे बोलने का? नहीं, वो लोग अपना काम में थे। वो लोग को तो जेंट्स लोग फुर्सते नहीं दे रहा था, मुखिया जी लोग फुर्सते नहीं दे रहा था कि वो किनका बात सुने किनका बात नहीं सुने। तीसरा प्रयास में हमको माइक मिल दिया। 2 प्रयास आपका विफल रहा बोलने के लिए। हाँ। तो पूरा अपने समस्या उठा पाई अपने एरिया का? नहीं, जो बोलना था सो बोले हैं, 3 समस्या बोले हैं और वीडियो साहब शायद सुनबो नहीं किए हैं। उनका कलम तो नीचे था। अगले बैठक से आप अगले बैठक से पदाधिकारियों से क्या अपील करेंगी? यही कि हम लोग को भी मौका दी जाए, हम लोग अपना पंचायत का समस्या रखें। कुल मिला जुला कर देखा जाए, आज का बैठक हम लोगों का मुख्य रूप से जो ब्लॉक डेवलपमेंट का जो योजनाएं की जो पारित कराना होता है, मुख्य रूप से हम लोग उसी योजना पर हम लोग सभी लोग सदन में प्रस्ताव लाए और हमारे मुखिया संघ के अध्यक्ष जी के द्वारा 21 मांग रखा गया। और उस मांग पर अगर अगली बैठक में सुनवाई नहीं होती है तो फिर हम लोग उस पर आगे हंगामेदार बैठक करेंगे। बैठक में बार बार हंगामा हो रहा था, इसका क्या कारण था? कुछ जानकारियाँ की अभाव थी, पहली बैठक थी। और किनके तरफ से अभाव था, जनप्रतिनिधि या पदाधिकारी? देखिए दोनों, थोड़ा नए दोनों आए हैं हम लोग, तो नए साइकिल जब खरीदा के आता है तो थोड़ा उसको रोड पर चलने में परेशानी होती है। तो इसे हंगामा के बारे में क्या कहेंगे आप? हंगामा कुछ नहीं था, हंगामा स्वागतपूर्ण हंगामा था ऐसा। लेकिन माफी मांगने की बात आ रही थी। नहीं ऐसा पदाधिकारी से बार बार मुखिया संघ के लोग कह रहे थे कि माफी, बकआउट की भी बात आ रही थी सदन से। थोड़ा एक दूसरे में अब बातें करने के दरमियान में पहली बैठक थी। इस बैठक को हम लोग अच्छे ढंग से शांतिपूर्ण से चला है। और जो पंचायत समिति की बैठक हुई मोतीपुर प्रखंड में बहुत सद्भावनापूर्ण माहौल में हुआ, क्योंकि पहली बैठक थी और ऐसा नहीं है कि महिला प्रतिनिधियों को समय नहीं दिया गया। हमारे उप प्रमुख ने बोला, जसौली की पंचायत समिति सदस्य ने बोला, कुरीगावा के मुखिया जी बोली, फिर जिला परिषद के सदस्य थी, है ना। तो ऐसा नहीं है कि बोलने नहीं दिया गया, और ऐसा नहीं। और अगर आगे से भी इस बात का एकदम और ध्यान रखा जाएगा कि जो महिला हमारी प्रतिनिधि हैं वो तो सामाजिक सशक्तिकरण की भूमिका निभा रही हैं, और सरकार का भी यही उद्देश्य है कि एकदम वो बढ़ चढ़ कर भाग ले, अपने प्रजातांत्रिक अधिकारों का उपयोग करें। तो अगले बार से और उनको मौका दिया जाएगा बोलने का। कुल मिला जुला कर ये मान लिया जाए कि अगले बार से सबको मौका दिया जाएगा। एकदम क्यों नहीं, आखिर सदन में परिचर्चा और चर्चा के लिए ही तो ये सदन है, और इसमें चाहे पुरुष जनप्रतिनिधि हो चाहे महिला जनप्रतिनिधि है, सबका समान अधिकार है। और हमारे समाज में तो महिलाओं को और ज्यादा अधिकार मिलना चाहिए। गंगा, गंडक समेत अन्य नदियों की तलहटी से लेकर विभिन्न स्तर पे नदी के पानी में प्रदूषण का स्तर मापना आसान होगा। मुजफ्फरपुर प्रौद्योगिकी संस्थान MIT के शिक्षकों ने
मोटराइज्ड वाटर सैंपल मशीन बनाई है। अब तक आमतौर पे नदी के ऊपरी सतह के पानी का ही प्रदूषण मापा जाता है, लेकिन MIT की इस मशीन से नदी की गहराई में प्रदूषण का आंकड़ा मिल सकेगा। इस मशीन को पेटेंट कराने के लिए इंडिया पेटेंट नाम की संस्था को भेजा गया है। यह मशीन सिविल इंजीनियरिंग विभाग के 3 शिक्षकों डॉक्टर आकाश प्रियदर्शी, डॉक्टर आशीष कुमार, डॉक्टर अतुल कुमार राहुल ने 1 साल के परिश्रम से बनाई है। डॉक्टर प्रियदर्शी ने बताया कि मशीन को तैयार करने में BHU IT के 2 वरिष्ठ शिक्षकों प्रोफेसर प्रभात कुमार सिंह दीक्षित और प्रोफेसर श्याम बिहारी द्विवेदी का मार्गदर्शन लिया गया। एक्चुअली ये एक वाटर सैंपलर है जो किसी रिवर या फिर किसी वाटर बॉडी इवन वेल वगैरह में भी आपको वाटर सैंपल अगर कलेक्ट करना है तो वो कलेक्ट कर सकती है। तो जो हमने मोटराइज सिस्टम बनाया है उसमें ये क्या है कि किसी भी डेप्थ पे, जिस डेप्थ पर आप चाहिए उस डेप्थ पर आप वाटर सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं। जो अभी तक एग्जिस्टिंग था वो वाटर सैंपल कलेक्ट करता था बट डेप्थ और बाकी सेंसर्स पर कंट्रोल नहीं था। तो हमने इसे क्या किया कि हमने इसे डेप्थ सेंसर के साथ अटैच कर दिया। जिस डेप्थ पर आप लेना चाहते हैं वो सैंपलर जो है वो वाटर सैंपल ले लेगा और वो वाटर सैंपल इधर आप पॉल्यूशन के स्टडी के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं या फिर सेडिमेंट एनालिसिस के लिए कर सकते हैं। तो रिवर जो है मेजर आप जो देखेंगे सेडिमेंट का एक बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है और आजकल पॉल्यूशन को लेके भी लोग बहुत ज़्यादा कि रिवर में पॉल्यूशन का क्या है। तो जनरली अगर सरफेस पे आप पॉल्यूशन है उसका बॉटम लेवल पर क्या इम्पैक्ट जा रहा है, अगर आप इसको स्टडी करना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो उसके लिए ये सैंपलर जो है बहुत इफेक्टिव होगा। तो हमने बहुत लो कॉस्ट सैंपलर बनाया है, मतलब लगभग आपको 2000 से कम में भी आपको ये सैंपलर बन जाएगा। और साथ ही इसमें प्रोविज़न है कि आप बहुत सारा एडवांस सेंसर्स भी अटैच कर सकते हैं जो डायरेक्टली आपको रीडिंग दे देगा किसी डेप्थ पर वाटर क्वालिटी के। टीम में कौन कौन थे? हमारी टीम में मैं डॉक्टर आकाश प्रियदर्शी, इसके अलावा डॉक्टर अतुल कुमार राहुल, आशीष कुमार और ये हमारे विजय कुमार, ये सब लोग थे। साथ ही साथ IIT BHU से भी 2 प्रोफेसर्स थे, वो लोग भी इसी मतलब हाइड्रो वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग IIT BHU में थे। तो उन लोगों ने भी इसमें वो लोग भी साथ में हमने काम किया। भूकंप से व्यापक पैमाने पर होने वाली जान माल की क्षति से आम लोगों को बचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT कॉलेज में भूकंप क्लिनिक की स्थापना की गई है। मुजफ्फरपुर जिले का भूकंप जोन 4 में होने से संभावित तीव्रतम झटकों से घरों को बचाने तथा आम लोगों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से इस भूकंप क्लिनिक के नए भवनों को भूकंपरोधी बनाने और पुराने भवनों की सुरक्षा के लिए रेट्रोफिटिंग पद्धति की जानकारी देने के लिए निर्देशक विज्ञान एवं प्रावैधिक विभाग द्वारा MIT मुजफ्फरपुर परिसर में भूकंप सुरक्षा क्लिनिक की शुरुआत की गई है। जिला के पहला तथा एकमात्र भूकंप क्लिनिक की स्थापना से आम लोगों को भूकंप से बचाव के तरीके को लेकर विस्तृत जानकारी एवं निःशुल्क सलाह दी जा रही है ताकि भूकंप से होने वाले जान माल की क्षति को कम किया जा सके। MIT कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के डॉक्टर विनय कुमार, डॉक्टर आकाश कुमार प्रियदर्शी और डॉक्टर आशीष कुमार द्वारा इस सुरक्षा क्लिनिक में लोगों को मुफ्त में भूकंपरोधी घर बनाने की विधि बताई और सिखाई जा रही है। डॉक्टर विजय कुमार ने बताया कि मुजफ्फरपुर जिले में भूकंपरोधी घर की बेहद आवश्यकता है, जिससे अगर कभी भी भूकंप आता है तो जान और माल की बेहद कम क्षति होगी। वहीं डॉक्टर आकाश प्रियदर्शी ने बताया कि इस भूकंप सुरक्षा क्लिनिक को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य आम जनता के बीच भूकंपरोधी मकान कैसे बना सकते हैं इसकी जानकारी देना था। इसके माध्यम से आम लोग पुराने और नए मकान को भूकंपरोधी बनाने की विधि जान सकते हैं। तो मुजफ्फरपुर, जैसा कि आपने बताया कि मुजफ्फरपुर जोन 4 में है, तो जोन 4 का मतलब होगा कि ये हाईली सिस्मिक जोन में हमारा है, ठीक है। और अभी जो अर्थक्वेक का एक इम्पॉर्टेंट उसका सिनारियो क्या है कि वो अपने आप को रिपीट करती है 100 साल पे, 500 साल पे। तो 1934 में 8 महीने से ज़्यादा का भूकंप आया था। तो उस समय हमारी आबादी बहुत घनी नहीं थी, लेकिन उसके रेस्पेक्ट में देखा जाए तो ऑलमोस्ट हमारा 90+ हो चुका है या 90+ हमारा होने वाला है। तो उसके हिसाब से जो यहाँ पे जो डेंस मकान जो बने हुए हैं तो ये बहुत चांस है कि अगर 2034 के आसपास अगर भूकंप आदि 8 महीने से ज़्यादा का तो बहुत ज़्यादा क्षति होने का चांस रहेगा। तो उसके लिए BHDMA जो है आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है पटना में, उन्होंने क्या किया है कि इस आपदा को रोकने के लिए उन्होंने कुछ अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बिल्डिंग का प्रोविज़न दिया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे 3 तरह के मॉडल बनाए गए हैं। ये जो मॉडल आपको दिख रहा है ये आपका फ्रेश मॉडल है। जब हम अर्थक्वेक रेसिस्टेंट मशीनरी बिल्डिंग बनाएंगे तो क्या क्या प्रोविज़न हम दे सकते हैं। तो इसमें डिटेलिंग जो आपका मेन इन्फोर्समेंट होता है कि जो मशीनरी बिल्डिंग है वो बाहर उसको मकान बोलते हैं,
तो उस मकान को अगर अर्थक्वेक से प्रूफ बनाना है तो रेनफोर्समेंट का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आरसीसी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में होते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं तो आरसीसी का फ्रेम्ड नहीं बनाते हैं, वो मिशनरी का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं डक्टिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, ताकि बिल्डिंग में अगर डक्टिलिटी रहेगा तो अर्थक्वेक के समय जो मल्टी डायरेक्शनल जो फोर्स होते हैं, बिल्डिंग आपका शेक करेगा, हिलेगा, लेकिन बिल्डिंग आपका कोलैप्स नहीं करेगा। तो ये और इसमें 9 to 30% इकोनॉमिक के कली भी ये आपका होता है, उतना पैसा हम सेव कर सकते हैं इसमें। कितनी रेक्टर की जो अर्थक्वेक है उसको ये झेल सकता है? 8 से ऊपर, 8 से 8.5 8.7 तक के अर्थक्वेक को ये झेल सकती है। IIT रुड़की में इस तरह के बिल्डिंग पे बनाकर वहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया गया था। वो प्रोफेसर थे AS आर्य, जिनके टाइम उन्हीं का ये आइडियाज़ था कि विलेजेस में अगर या जो डेंस एरियाज हैं, जो हाईली सिस्मिक एरियाज है, उस तरह के एरियाज में अगर हम मशीनरी का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो 8.5 तक का या उससे मोर देन 8.5 तक की ये अर्थक्वेक को, ये माइक्रो अर्थक्वेक को बर्दाश्त कर सकते हैं। एक्चुअली ये जो क्लिनिक बनाया गया था, इसका पर्पस था कि आम जनता के बीच में इसका अवेयरनेस हो सके, अर्थक्वेक रेसिस्टेंस स्ट्रक्चर किस तरीके से हम बना सकते हैं। जब भी कोई नया कंस्ट्रक्शन कर रहा हो, उससे रिलेटेड अगर उसको सजेशंस लेने हो कि हमको सपोज कीजिए कि नया बिल्डिंग बनाना है तो क्या क्या प्रोविजंस रखने चाहिए, चाहे वो आरसीसी स्ट्रक्चर हो या फिर आपका मशीनरी स्ट्रक्चर हो, किसी भी तरीके के स्ट्रक्चर में। इवन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं, जो ऑलरेडी मशीनरी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं, उनको किस तरीके से आरसीसी रेसिस्टेंट स्ट्रक्चर बना सकते हैं, किस तरीके से उसको भूकंप अवरोधी बना सके ताकि कम से कम क्षति हो सके, इसके लिए ये क्लिनिक खोला गया था। तो कई सारे लोग आते हैं, कई सारे स्टूडेंट, कई सारे इंजीनियर्स आते हैं जो घूमते हैं। आम जनता जो है वो भी जाने कि हाँ ये यहाँ पे हमारे मुजफ्फरपुर MIT मुजफ्फरपुर में इस तरह का क्लिनिक है जहाँ पे आप जा सकते हैं और इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना हो, चाहे इवन आपका जो वुडन स्ट्रक्चर, जो बैम्बो स्ट्रक्चर्स होते हैं, बैम्बो हाउसेस होते हैं, उनको किस तरीके से हम एफिशिएंट अर्थक्वेक रेसिस्टेंट स्ट्रक्चर में बदल सकते हैं, उसके बारे में भी हम यहाँ पे सजेशंस देते हैं। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल हर घर नल जल योजना मुसहरी प्रखंड अंतर्गत मधुबनी पंचायत में बेमानी साबित हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इस पंचायत में इस योजना ने दस्तक नहीं दिया। सरकार के आदेश और मुख्यमंत्री की सख्ती के कारण इस क्षेत्र को भी हर घर नल जल योजना से जोड़ने की कवायद प्रारंभ हुई थी। आनन फानन में क्षेत्र में जल संग्रह हेतु जल मीनार तक बनाए गए, लेकिन आधी अधूरी पाइपलाइन लगाने के कारण क्षेत्र के लोगों को ना तो इस योजना का लाभ मिल रहा है और ना तो पीने का स्वच्छ पेयजल ही मिल रहा है। हालात यह है कि विकास पथ पर अभी भी पिछड़ा मधुबनी पंचायत लोगों को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने में असमर्थ है। नतीजन यह है कि गरीब लोगों कोसों दूर जाकर पीने का पानी लाते हैं, तभी उनके घर का चूल्हा चौका जलता है। वहीं वस्त्र और बर्तन धोने के लिए यहाँ के लोग तिरहुत नहर से पानी लाने में विवश है। बहुत लोग परेशानी से बचने के लिए तिरहुत नहर के पानी को ही छानकर पेयजल में प्रयोग कर रहे हैं। इससे तरह तरह की बीमारी का भी खतरा है। स्थानीय लोगों की माने तो पेयजल समस्या से ग्रसित लोगों को 3 किलोमीटर पैदल चलकर पानी लेने को विवश होना पड़ता है। हालात चाहे जैसे भी हो, आंधी हो, बारिश हो, ठंड हो या धूप हो, उन्हें प्यास बुझाने के लिए, भोजन बनाने के लिए यह दूरी तय कर पानी लाने की व्यवस्था है। जबकि क्षेत्र में आधे अधूरे निर्माण के कारण लगाए गए नल और बनाए गए जल मीनार लोगों को मुंह चिढ़ाते तो हैं, सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की भी खिल्ली उड़ा रहा है। इस संदर्भ में अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी वेद प्रकाश ने तत्काल गांव में टैंकर से पानी पहुंचाने का आदेश ग्रामीण कार्य विभाग को देते हुए सभी चापाकलों को अविलंब ठीक कराने का आदेश देते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी को मुसहर टोला में मिनी सबमर्सिबल लगाने का आदेश दिया। गंगा, गंडक समेत अन्य नदियों की तलहटी से लेकर विभिन्न स्तर पे नदी के पानी में प्रदूषण का स्तर मापना आसान होगा। लेकर बहुत परेशानी है कि यहाँ तक गरीब के क्षेत्र है, मुसहर लोग हैं, यहाँ पानी का नल जल कब बना से नहर को वही पार रह गया, ये पार कुछ हुआ नहीं है। ये लाए पानी बिना कर आए, पोखरी में का पानी गंदा पानी लोग पी रहा है। बीमारी भी हो सकता है, बीमारी भी हो सकता है। कब्बे सरकार पेपर में लिखता है कि नल जल घर घर होना चाहिए, आज तक यहाँ पंचायत में कोई पते नहीं। कितना घर होगा यहाँ करीब 200 घर के लगभग है, जिसको नल साफे नहीं मिला है, पाइपों नहीं बैठा है नहर के पार। पियले छान छान के नन बाहर पानी पियले, पोखरी में से पानी छान छान के
सरकार 7 निश्चय योजना से कह रहा था कि ये हर घर जल पहुंचेगा, क्या यहाँ नहीं हुआ है? ना भेलक है। कितना परिवार होगा आप लोग के यहाँ? हमारा सबके तो 25-30 गो है। सर इन लोग का कल तो मिला था बहुत पहले, लेकिन कल टूट धंस गया और उसके बाद कि इन लोग के पानी पीने के या कपड़ा धोने के ये परिस्थिति है कि नल जलाया नहीं, ये वो कल है वो खराब हो जाता है तो इन लोग के हाथ गंदे पानी से यूज करना पड़ता है, नहीं तो रोड पर से लाते हैं पानी तो उससे खाना बनाती है लोग। सरकार का 7 निश्चय योजना था हर घर जल पहुँचाना, नल लगाना, क्या ये काम नहीं हुआ आपके? सर काम हुआ तो, लेकिन नहर के वो पट्टी ही रह गया, नहर के पट्टी आया नहीं और नहर के वो पट्टी भी लग गया जिसमें सारा घर में पानी नहीं पहुंचा। उसके बाद में कि उधर भी जहां पर लगा वहां भी 15 से 20 घर है जहां तक पानी नहीं पहुंचता है, वहां से भी शिकायत आता है। कितने घर प्रभावित है जो इस तरह से पानी पी रहे हैं पोखर से? बस यहाँ तो 180-90 घर, 200 के आसपास के घर है जो पोखर से पानी पी रहे हैं, वो तो कम है, लेकिन कुछ लोग के कल है और इन लोग भी उसी पर से पानी ले लेते हैं और ये ज़्यादा करके ये लोग कपड़ा उपड़ा धोती है। मोटा मोटी 150 घर है जो पानी उपयोग करती है। इसमें का पैसा जो भी है से वार्ड मेंबर आती मुखिया उखिया जो भी है से सब खा के ख़त्म कर दिए हुआ है। थोड़ा मोड़ा जो काम करवाया उसके बाद एक आध महीना पानी चला और उसके बाद सारा जगह घटिया किस्म का पाइप लगाया गया हुआ, नल लगाया हुआ, घटिया किस्म का सब जगह का टूट गया। उसके बाद सबके दूरा पर पानी बहने लगा, लोग हल्ला करने लगा, पब्लिक लोग से पानी बह रहा, पानी ठीक कराओ, ठीक नहीं कराया। उसके बाद स्टार्टर जल गया, स्टार्टर जल गने के बाद उसके बाद बंद हो गया नल जल। कितने दिनों से जला हुआ है स्टार्टर? 7-8 महीना से नहीं बना अभी तक ले नहीं बना है। उसके बाद यहाँ न आज तक ले रूम बना कुछ, न कहीं चैम्बर आज तक ले बना है। वह जैसे मेरा वार्ड में है 600 घर है, ठीक है, उसमें से आधा के पाइप बिछा हुआ, आधा पाइप नहीं बिछा हुआ। इसी कारण आपूर्ति रहा, जो जनता लोग हमसे खोज रहा है वो मिल नहीं रहा है पानी के लिए। इस स्थिति में जा रहे हैं उसे ठीक होने के लिए। उससे पूछने जा रहे हैं, वो पूर्व वार्ड है पहले से, वो लाडो देवी है, वो अभी दे नहीं रही, कोई चार्ज न दे रही, न कोई चीज़ दे रही है। उसलिए जनता से पानी के बहुत दिक्कत हो रही है। जो भी पाइप है घटे किसी का पाइप बिछा हुआ है। नाम क्या हुआ? मेरा नाम जलंधर कुमार हुआ। अभी चल नहीं रहा है, पूरा बंद है। नहीं, मामला अभी जस्ट संज्ञान में है तो प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी निर्देश दिया गया है कि इस बार भी जो बोरिंग लगाने का जो कार्रवाई है, अगर वार्ड प्रबंधन क्रियान्वयन समिति से होना है तो आज ही वो बात करके प्रयास करेंगे लगवाने के लिए। और दूसरा है कि अभी हम लोग कार्यपालक अभियंता PhD को भी लेटर दे रहे हैं कि जब तक बोरिंग नहीं लगता है तो जो भी चापाकल पहले से होगा उसको रिवाइज एस्टीमेट के अनुसार करके सभी चापाकल को एक्टिवेट कराएंगे। अभी तो चूँकि ठंडा का मौसम है, लेयर भी इतना नीचे है, ग्राउंड वाटर लेवल नहीं गया होगा, तो हमको विश्वास है कि कार्यपालक अभियंता PhD की तरफ से भी प्रयास करने पे 1-2 दिन में मामला को हम लोग सॉल्व कर लेंगे और बोरिंग लगाने की कार्रवाई वीडियो के द्वारा की जाएगी। मद्य निषेध पटना और मुजफ्फरपुर पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए मनियारी थाना इलाके के काजी इंडा चौक के समीप से ट्रक पे लोड 75 लाख रुपए की शराब जब्त की। मौके से 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। ये तीनों अंतर्राज्यीय गिरोह के तस्कर बताए गए हैं। पुलिस इनसे पूछताछ कर नाम पते का सत्यापन कर रही है। ट्रक पे से कुल 213 कार्टन शराब जब्त की गई है। इसे धान के भूसे के नीचे बोरे में बांधकर छुपाया गया था। मद्य निषेध टीम को इसकी गुप्त सूचना मिली थी कि महाराष्ट्र नंबर ट्रक से शराब की बड़ी खेप आ रही है। टीम ने इसकी सूचना मनियारी पुलिस को दी। इसके साथ मद्य निषेध की टीम भी छापेमारी में निकली। काजींडा चौक के समीप ट्रक को रोका गया। चालक और उपचालक से पूछताछ की गई। पहले उन्होंने टालम टोल जवाब दिया, लेकिन सख्ती से पूछने पे ट्रक पे शराब लोड होने की बात बताई। इसके बाद रस्सी खोलकर तलाशी ली गई, जिसमें से भारी मात्रा में शराब जब्त किया गया। पुलिस जांच में पता चला कि शराब की खेप को होली के लिए स्टॉक किया जाना था। तस्करों ने बताया कि शराब की खेप पहुंचाने के लिए उन्हें 10-10 हजार रुपए देना तय हुआ था। 5-5 हजार रुपए एडवांस भी तस्करों को मिले थे। शेष राशि शराब डिलीवरी करने के बाद देने की बात तय हुई थी। महाशिवरात्रि 1 मार्च को है। इस दिन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शहर में श्री राम भजन सेवा आश्रम से भव्य झांकी के साथ भगवान शिव की बारात निकलेगी। 1971 से यह बारात महाशिवरात्रि के दिन शहर में निकलती है। 92 साल इस 1 मार्च को भगवान शिव की बारात सह झांकी शोभा यात्रा गोला रोड स्थित श्री राम भजन सेवा आश्रम से धूमधाम से निकलने की तैयारी शुरू हो गई है, जिसको लेकर सोमवार को बैठक आयोजित किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से झांकी तैयारी समिति का गठन किया गया, जिसमें श्यामलाल पोदार को अध्यक्ष सहित 11 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। मौके पर संयोजक पूर्व विधायक केदारनाथ प्रसाद,
गरीब स्थान मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित विनय पाठक सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। उद्देश्य आज का बैठक का 52वां वर्ष में महाशिवरात्रि महोत्सव झांकी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसकी औपचारिक नहीं, व्यवहारिक रूप से अध्यक्ष हमारे काल कबलित हो गए सूरज पोद्दार जी, तो उनके लिए हम लोग अंतिम में शोक सभा करेंगे और उनके रिक्त स्थान पर मनोनीत करने के लिए सर्वसम्मति से हम लोगों ने तय किया और श्री श्याम लाल पोद्दार जी को हम लोग सर्वसम्मति से इसका अध्यक्ष मनोनीत किए हम लोग। और इस कार्यक्रम के लिए हम लोग आज सुनिश्चित रूप से कि हमारे कलाकार भी आए हैं, आप लोगों को भी बुलाया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए किया है कि हम लोग को व्हाट आई कैन डू, हम लोग को क्या करना चाहिए जो शिवरात्रि महोत्सव हर साल से बेहतर इस साल हो। तो इसके लिए हमारे कलाकार भी आए हैं, हमारे सहयोगी सदस्य भी हैं और सभी लोगों के बीच आज की यह बैठक अपने आप में सारगर्भित बैठक है। और आज निर्णय लेकर और हम लोग 2 दिन के बाद, क्योंकि 16 तक लगन है, 18 तारीख से यहाँ धुआंधार कारखाना शुरू हो जाएगा और बाबा की बाराती की सारी तैयारी शुरू हो जाएगी। उसकी पूरी औपचारिकता के लिए आज की बैठक बुलाई गई। मैं लगभग 52 वर्षों से इस कार्यक्रम में अपना शारीरिक योगदान देता हूं और मैं बाबा गरीबनाथ से कामना करता हूं कि इसी तरह जब तक जीऊँ तब तक बाबा के कार्यक्रम में मैं अपना सहयोग देता रहूं। अध्यक्ष बनना ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा ये दायित्व हमको इन्होंने दिया है, ये तांटे का ताज है। इसको मैं भगवान से जा करके आशीर्वाद ले करके इस काम को पूर्णतः निभाने का मैं वचन देता हूँ। सोमवार को संत जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल परिसर में आयोजित वैक्सीनेशन कैंप में लगभग 200 बच्चों के बीच दूसरे डोज का टीका लगाया गया। इस अवसर पर उपस्थित शिक्षक एवं कर्मचारियों के साथ सभी छात्र छात्राओं ने कोरोना नियम का पालन करने और लोगों को जागरूक करते रहने का संकल्प भी दोहराया। सोमवार को बिहार छात्र संघ की ओर से मुजफ्फरपुर के जुबा सैनी पार्क के पास वैलेंटाइन डे का विरोध कर पुलवामा में हुए शहीद सैनिकों को याद कर शहीद दिवस मनाया गया। संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौतम सिंह ने कहा कि यह जो विदेशी कल्चर है वैलेंटाइन डे का, उसे पूरे भारत में पूर्ण रूप से बंद किया जाए। अगर सच्चा प्रेम दिखाना है तो वह प्रेम दिखाए जो प्रेम हमारे 40 जवान शहीद होकर देश के प्रति दिखाने का काम किए हैं। वह प्रेम सभी को दिलों में जगाने का काम करे। जिला अध्यक्ष करण सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार को यह दिन शहीद दिवस के रूप में घोषित करनी चाहिए एवं बिहार सरकार को शहीद हुए बिहार के 2 सैनिकों का प्रतिभा उनके गृह जिला में स्थापित करे, नहीं तो इसके लिए भी संघ आंदोलन करेगा। सभ्यता जो वैलेंटाइन है, जो रोमन का कल्चर है, जो हमारे भारत देश में कुछ लो मानसिकता के युवा हर जगह मनाने का काम करते हैं, उस वैलेंटाइन डे को हमेशा के लिए बंद किया जाए। इसलिए हम लोग आज के दिन शहीद दिवस मनाते हैं। क्या वैलेंटाइन डे प्यार का प्रतीक लोग बोलते हैं, प्यार का प्रतीक क्या होता है वो समझाने का काम कर रहे हैं। जो 40 जवान जो आज के दिन भारत की देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए हम लोगों के लिए, जिनके वजह से हम लोग सो पाते हैं, चैन से रह पाते हैं, सो पाते हैं, खा पाते हैं, पढ़ पाते हैं, उन जवानों को सदाहत को याद करते हुए हम बिहार छात्र संघ की टीम आज के दिन शहीद दिवस मनाने का काम करते हैं और उनके लिए हम लोग मौन मार्च निकालने का काम करेंगे और युवाओं को एक संदेश देना चाहते हैं कि क्या है यार, कोई भी विदेशी सभ्यता को ना अपनाए, क्योंकि अगर कोई आप पे राज करना चाहेगा तो आपका वो कल्चर आप पे थोपेगा। वो कल्चर कृपया कर हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि नहीं अपनाएं और उन 40 परिवारों के बारे में याद करें, उन 40 जवानों को याद करें जो आपकी सेवा में आज के दिन शहीद हुए हैं और शहीद दिवस मनाने का काम करें। महाकाल सेवा दल की ओर से दल के 7वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में दूसरे दिन अखाड़ा घाट सूर्य मंदिर के नजदीक लगभग 200 छोटे छोटे बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री का वितरण किया गया, जिसमें कॉपी, किताब, पेंसिल सहित अन्य सामग्री शामिल थे। मौके पर महिला टीम की अध्यक्ष सीमा चंद्रवंशी, सोनल अग्रहरी, अध्यक्ष आकाश चौधरी, मीडिया प्रभारी आकाश सिंह राजपूत सहित कई अन्य सदस्य मौजूद रहे। महाकाल सेवा दल के 7वें वर्ष पूर्ण होने पे अखाड़ा घाट में सूर्य मंदिर के पास 200 बच्चों के बीच पठन सामग्री, कॉपी, किताब, चॉकलेट, पेंसिल, कटर, रबड़ का वितरण किया गया महाकाल सेवा दल के तरफ से 7 वर्ष पूर्ण होने पे,
जिसमें हमारे महाकाल सेवा दल के महिला टीम के सदस्य लोग भी शामिल हुए। जम्मू कश्मीर में हुए पुलवामा हमले की तीसरी बरसी पर सोमवार को पुरानी बाजार स्थित राम जानकी मंदिर परिसर में हिंदू युवा वाहिनी के द्वारा हमले में मारे गए जवानों की तस्वीरों के समक्ष दीप प्रज्वलित कर और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक पाठक ने बताया कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 40 से ज़्यादा जवान शहीद हो गए थे। उन जाबाजों ने देश की सुरक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए थे। शहीद जवानों की याद में हर वर्ष 14 फरवरी के दिन शहीद के नाम कार्यक्रम आयोजित कर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाता है। साथ ही सभी सदस्यगण ने यह प्रण भी लिया है कि समाज के बीच उत्पन्न कुरीति, वैलेंटाइन डे जैसे समाज विरोधी गतिविधियों को समाज के बीच से दूर करेंगे। आज हिंदू युवा वाहिनी जिला कमेटी के द्वारा देश के 40 वीर शहीद जवानों के लिए हम सभी कार्यकर्ता हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज पिछले 3 साल पहले जो पुलवामा हमला में हमारे जो वीर सपूत शहीद हुए थे, उन्हीं के पुण्यतिथि पर आज हम लोग जो है श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किए हिंदू युवा वाहिनी के तरफ से। और संगठन के सभी लोग हैं, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष है, प्रदेश प्रभारी महोदय हैं, जिला अध्यक्ष महोदय हैं, उन्हीं लोगों के सम्मिलित होकर और आज हम लोग उन लोगों को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किए हैं। एक प्रयास मंच की ओर से पुरानी गुदरी अंबेडकर नगर में पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए वीर जवानों की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मंच के संस्थापक संजय रजक, अमन कुमार सहित उपस्थित लोगों ने शहीद जवानों के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि शहीद हुए वीर जवानों की शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आज एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी अंबेडकर नगर में पुलवामा आतंकी हमला में शहीद हुए जवानों की श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज के दिन 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी ने विस्फोटक भरी कार से सीआरपीएफ के जवान पे काफिला पर टक्कर मार दी, जिसमें अपने देश के 40 जवान शहीद हो गए थे। और यह घटना पूरे देश ने रुलाया था। जिनके भाई बेटी पति गए थे, उनका घर आँख के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ऐसे वीर जवानों की शहादत को भुलाया नहीं जा सकता है। आज मंच के द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सभी लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर सशक्त नमन किए। साथ ही कल छिन्नमस्तिका मंदिर के पास एक प्रयास मंच के सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश कुमार की दर्दनाक मौत हो गई, जो कि बहुत दुखद है। इनके लिए भी सभी लोगों ने 2 मिनट का मौन धारण कर और नमन किए। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए 10 न्यूज़ परिवार को इजाजत। नमस्कार।